हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर रहेगा मेजर्स टू स्टिमुलेंट इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि भी उसका इनकम का लेवल बढ़े, यानी भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति अधिक आय प्राप्त करना चाहता है। और अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति जो है पूंजीगत परिसंपत्तियों के ऊपर व्यय करता है। तो पूंजीगत परिसंपत्तियों के ऊपर जो व्यय किया जाता है उसी को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो निजी व्यक्तियों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, निजी कंपनियों जो प्राइवेट कंपनीज है उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम निजी निवेश कहते हैं। और जो सरकार या सरकार की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम सार्वजनिक निवेश कहते हैं। अब इनको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो निजी व्यक्ति होते हैं और जो निगमें होती है वो जो है भविष्य में अधिक आय प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो अपने जो व्यवसाय है उसका विस्तार करती है। और व्यवसाय के विस्तार का मतलब है कि उसकी जो पूंजी है, उसके पास में जो मशीनें हैं उनकी मात्रा में वृद्धि की जाती है। और जब उनकी मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके लिए जो है उन्हें निवेश करना पड़ता है या व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार निजी व्यक्ति और जो निगमें होती है वो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से, अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से जो व्यय करती है पूंजीगत परिसंपत्तियों में, उसी को हम जो निजी निवेश कहते हैं। तो निजी निवेश जो होता है उसको हम प्रेरित निवेश भी कहते हैं। प्रेरित निवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यह निवेश जो होता है आय और लाभ से प्रेरित होता है। अर्थव्यवस्था के अंदर अगर उनको भविष्य में अधिक आय और अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है तो निजी निवेशक अधिक मात्रा में निवेश करेंगे। इसके विपरीत अगर ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो है आय में कमी होगी, लाभ की मात्रा है जो वो कम होगी, तो निजी निवेशक जो है निवेश को खींच लेते हैं, यानी निवेश कम करते हैं। दूसरा हो जाता है सार्वजनिक निवेश। सरकार या सरकार की जो एजेंसियां होती है, जैसे सरकार भी अलग अलग स्तर के ऊपर कार्य करती है। से केंद्र स्तर के ऊपर सरकार कार्य करती है, राज्य स्तर के ऊपर भी सरकार कार्य करती है और स्थानीय स्तर के ऊपर भी सरकार कार्य करती है। तो इस प्रकार चाहे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए इन्वेस्टमेंट, चाहे राज्य सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाए, चाहे स्थानीय सरकारों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाए, या सरकार की कोई एजेंसी है उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो उसको हम जो है सार्वजनिक निवेश कहते हैं। अब जो सार्वजनिक निवेश होता है वो स्वतंत्र निवेश होता है। स्वतंत्र निवेश इस मामले में होता है कि ये जो है आय और लाभ से प्रेरित नहीं होता, बल्कि ये किसी और तत्व के ऊपर निर्भर करता है। और वो जो तत्व होते हैं उन तत्वों को हम जो है समाज कल्याण मान सकते हैं, आधारभूत ढांचे का विकास उसको मान सकते हैं। तो सरकार के और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। अब आगे निवेश को बढ़ाना क्यों जरूरी है। जब हमने केन्स के रोजगार का सिद्धांत पढ़ा था तो उस सिद्धांत के अंदर जो मुख्य बात थी वो ये थी कि भी रोजगार का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। और जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं उसको केन्स ने जब प्रभावपूर्ण मांग बोला था। अब एग्रीगेट सप्लाई वैसे वैसे बढ़ती जाएगी जिस अनुपात के अंदर रोजगार बढ़ेगा। तो दूसरा जो मुख्य कंपोनेंट बच जाता है वो बचता है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी के अंदर। और एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसी के ऊपर जो है एक देश के अंदर रोजगार की मात्रा निर्भर करती है। यानी किसी देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड जितनी ज़्यादा होगी रोजगार की मात्रा उतनी अधिक होगी। और अगर एक किसी देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है तो उस देश के अंदर रोजगार की मात्रा भी कम होगी। अब एग्रीगेट डिमांड जो होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंजप्शन डिमांड और दूसरी इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब अगर हम अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल के अंदर जो कंजप्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता, यानी अल्पकाल के अंदर हम जो कंजप्शन को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा नहीं सकते। तो फिर दूसरा हमारे पास में जो ऑप्शन बचता है वो बचता है इन्वेस्टमेंट का, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके एक देश के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा करके हम रोजगार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के बढ़ाए किसी भी देश के अंदर उत्पादन तथा रोजगार के स्तर को बढ़ाना संभव नहीं होता। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब हमने माना था कि भी इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो निजी निवेश होता है और दूसरा सार्वजनिक निवेश, और दोनों जो है अलग अलग तत्वों पर निर्भर करते हैं। इसलिए हम जो है
इन दोनों निवेश के जो प्रकार है उनको बढ़ाने के जो उपाय है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि निजी निवेश को बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले ब्याज दर में कमी। अब देखिए, ब्याज दर जो होती है वो इन्वेस्टमेंट की लागत होती है। अब लेकिन जो केन्स ने माना था कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो ब्याज की दर के साथ साथ एमईसी जो वो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लेकिन एमईसी जो होती है वो अल्पकाल में स्थिर होती है। इसलिए जब एमईसी स्थिर है तो फिर इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व बच जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज की दर के साथ में ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। तो अगर ब्याज की दर कम होगी तो ब्याज की दर कम होने के कारण जो इन्वेस्टमेंट अधिक किया जाएगा। तो इसलिए अगर एक देश के अंदर निजी निवेश को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था में निजी निवेश की वृद्धि के लिए ब्याज की दरों का कम होना आवश्यक है। क्योंकि दूसरे दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे एमईसी कम होती जाएगी, यानी लाभ की दर कम होती जाएगी। इसलिए एक व्यक्ति जो है अधिक निवेश तभी करेगा जब उसको कम ब्याज की दर के ऊपर उधार मिलेगा। तो ऐसे में ब्याज की दरों में कमी होने से अमूमन जो है निवेश के अंदर वृद्धि होती है। दूसरा होता है करों की दरों में कमी। कर जो होते हैं एक प्रकार से उत्पादन की लागत ही होते हैं, क्योंकि जब व्यापारियों के ऊपर कर लगाए जाते हैं, जो प्रोड्यूसर है उनके ऊपर कर लगाए जाते हैं, तो उससे लागत में वृद्धि होती है। और लागत में वृद्धि होने के कारण उनके प्रॉफिट में कमी आएगी, और जब उनके प्रॉफिट में कमी आएगी तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इसलिए अगर एक देश के अंदर करों की मात्रा कम की जाती है तो करों की मात्रा कम होने से एक प्रकार से उत्पादन की लागत में कमी आती है और प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट बढ़ने की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए करों की दरों के अंदर भी कमी करके जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है मजदूरी में कमी की रणनीति। देखिए, मजदूरी की जो कम करने की रणनीति है उसको लेकर के भी एक विचारधारा नहीं है अर्थशास्त्रियों में। अगर हम परंपरावादियों की और केन्स की विचारधारा को माने तो दोनों ने एक तो बात जो है वो मानी थी, वो ये थी कि भी अगर किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर निवेश को बढ़ाना है तो उसके लिए वास्तविक मजदूरी का कम होना आवश्यक है। और वास्तविक मजदूरी क्या होती है? वो मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर का अनुपात होती है। अब जो परंपरावादी थे उन्होंने कहा था कि भी मौद्रिक मजदूरी को कम करके वास्तविक मजदूरी को कम किया जाए, क्योंकि जब मौद्रिक मजदूरी कम होगी तो उससे वास्तविक मजदूरी कम होगी, और जब वास्तविक मजदूरी कम होगी तो उत्पादकों के लिए लागत में कमी आएगी और उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। इस वजह से जो वो अधिक मात्रा में निवेश करेंगे। लेकिन केन्स जो है वो ये मानता है कि भी ये बात सही नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि भी जब मौद्रिक मजदूरी कम की जाएगी तो उसकी वजह से लोगों की आय कम हो जाएगी, और जब लोगों की आय में कमी होगी तो उसकी वजह से जो है वो लोग मांग कम करेंगे, और जब मांग कम करेंगे तो उसकी वजह से जो है प्रॉफिट गिर जाएंगे, कीमतें कम होने लगेंगी उत्पाद की, और इसलिए प्रोड्यूसर को लाभ होने के स्थान पर हानि होने लगेगी और निवेश को कम कर देंगे। तो यानी परंपरावादियों का जो तरीका है मौद्रिक मजदूरी को कम करके निवेश को बढ़ाने का, वो ज़रूरी नहीं कि भी सही हो। तो केन्स ने क्या बताया कि केन्स ने कहा कि भी आप वास्तविक मजदूरी को कम करना है तो वास्तविक मजदूरी को कम करने के लिए आप जब मौद्रिक मजदूरी को स्थिर रखिए, आप कीमतों को बढ़ा दीजिए। तो जब कीमत बढ़ेगी उसकी वजह से भी वास्तविक मजदूरी में कमी आएगी, और जब वास्तविक मजदूरी कम होगी तो उसकी वजह से जो है प्रॉफिट बढ़ेंगे। दूसरा, कीमत बढ़ने से अगर वास्तविक मजदूरी कम हो रही है तो कीमत बढ़ने से प्रोड्यूसर के लाभ भी बढ़ते हैं, इसलिए वो जो अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वास्तविक मजदूरी में कमी करके हम जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सरकार जो होती है वो विभिन्न मदों के ऊपर व्यय करती है। जब सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। सबसे पहले सरकार जो विभिन्न प्रकार के निर्माण के ऊपर व्यय कर सकती है, जैसे सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, या स्कूलों का निर्माण करना है, हॉस्पिटल्स का निर्माण करना है, पार्क बनाने हैं, या अन्य कोई जो निर्माण करना है, तो सरकार जब उसके ऊपर व्यय करती है तो उससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात, इसके कारण जो है लोगों की इनकम बढ़ती है और उससे मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से जो प्रेरित निवेश है उसमें भी वृद्धि होती है। दूसरा होता है सामाजिक कल्याण की जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती है, जैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, उनके ऊपर भी सरकार को जो अधिक मात्रा में व्यय करना चाहिए। और जब सरकार उनके ऊपर अधिक मात्रा में व्यय करेगी तो उससे भी लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे भी प्रेरित निवेश भी साथ साथ में बढ़ता जाएगा। और आधारभूत संरचना में व्यय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
क्योंकि जब सरकार आधारभूत ढांचे यानी यातायात की व्यवस्था जो होती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, संचार के साधनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन वजहों से जो है एक देश के अंदर आधारभूत संरचना का विकास होता है। और जब आधारभूत संरचना का विकास होता है तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी तो उसकी वजह से जो है प्रेरित निवेश है उसमें भी वृद्धि होगी। तो एक तरफ हम सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करते हैं तो उसकी वजह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और दूसरा ये जो है प्रेरित निवेश को भी बढ़ावा देता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि भी अगर हम सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करते हैं तो उसकी वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भी उसके कारण जो निजी निवेश में कमी ना हो, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि भी उसी क्षेत्र के अंदर तो निजी निवेश किया जा रहा है और उसी क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक निवेश भी कर दिया जाता है। तो जब सार्वजनिक निवेश भी उसी क्षेत्र में होगा तो निजी निवेशकों के लाभ कम हो जाएंगे वहाँ पर, और उसकी वजह से निजी निवेशक जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। तो मान लीजिए सरकार ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, प्राइवेट सेक्टर ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो सार्वजनिक निवेश जो होता है वो प्राइवेट निवेश के लिए कम्पिटिटिव का कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक जो है प्राइवेट बस किसी रूट के ऊपर चल रही है, अब उसी रूट के ऊपर सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, एक नई रोडवेज बस चला दी। अब उस प्राइवेट बस को लॉस होने लगा क्योंकि सवारियां तो रोडवेज बस जो है उसने बांटनी शुरू कर दी है, तो उसकी वजह से प्राइवेट बस होगी वो बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी होगी। तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है तो उसका जो है निजी निवेश के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। आगे कीमत समर्थन नीति। अब निवेश जब किया जाता है तो निवेश के लिए कीमतों का स्थिर होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब लगातार कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन होता है यानी कीमतें कम होती है, ज़्यादा होती है बार बार, तो उसके अंदर अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है, और अनिश्चितता की स्थिति के अंदर जो निवेशक निवेश करना कम पसंद करते हैं। तो ऐसे में सरकार जो है कीमत समर्थन नीति के माध्यम से कीमतों में स्थिरता ला सकती है। वो कैसे, वो देखिए, अगर बाज़ार के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से कीमतें गिरने लगती है, तो सरकार जो एक निर्धारित जो रेट निर्धारित कर रखा है उस रेट के ऊपर जो है बाज़ार से वस्तुएं खरीदने लगेंगी, और जब सरकार बाज़ार से वस्तुएं खरीदने लगेंगी तो उसकी वजह से वापस कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो सरकार ने जब कीमतें कम हो रही थी तो कीमत समर्थन नीति के द्वारा कीमतों को कम होने से रोक दिया। दूसरा, अगर कीमतें बढ़ने लगती है तो क्योंकि सरकार ने पहले सामान खरीद लिया था और सरकार के पास में स्टॉक पर्याप्त मात्रा में था, तो सरकार को जो उस स्टॉक को बेचना शुरू कर देना चाहिए जिससे कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ने भी ना पाएँ। तो इस प्रकार सरकार जो है अपनी कीमत समर्थन नीति के माध्यम से जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि सरकार की जो कीमत समर्थन नीति है उसके द्वारा जो है कीमतों में स्थिरता आती है, और जब कीमतें स्थिर होती है तो उसमें लाभ जो है निश्चित हो जाता है, और उस निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतियोगी बाजार को बढ़ावा देना। सरकार को जो है एकाधिकार जो होता है उसको समाप्त कर देना चाहिए, या एकाधिकार को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन की अवस्था के अंदर अधिक मात्रा में निवेश किया जाता है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए कि जब कंपटीशन होता है तो प्रत्येक प्रोड्यूसर जो होता है अपना सामान बेचना चाहता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर सामान तभी बेच पाएगा जब औरों के मुकाबले वो कम कीमत के ऊपर बनाएगा और बेहतर क्वालिटी के साथ में बनाएगा। अब कम कीमत के लिए कम लागत का होना ज़रूरी है। अब कम लागत के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक जो कंपटीटर होता है वो नई नई तकनीक को अपनाने के लिए जो है तैयार रहता है, इसलिए वो अनुसंधान के ऊपर भी ध्यान देते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस प्रकार जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही अधिक मात्रा के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, उतनी अधिक मात्रा के अंदर जो इनोवेशन होंगे, और इनोवेशन और जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो इसके लिए सरकार को जो है एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए, एकाधिकार के ऊपर रोक लगानी चाहिए और कंपटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट होता है अनुसंधान को बढ़ावा देना। अब अनुसंधान जो होता है वो भी इनोवेशन जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुसंधान होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि जब सरकार कोई अनुसंधान करती है, कोई नई टेक्नोलॉजी का ईजाद करती है, तो सरकार जो है उस टेक्नोलॉजी को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती, क्योंकि सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना तो है ही नहीं, उसका उद्देश्य तो समाज कल्याण है, पूरे देश के अंदर उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसलिए सरकार
जिस प्रकार का भी अनुसंधान करती है, उस अनुसंधान का लाभ जो है सभी प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है। तो सभी प्रोड्यूसर जो होते हैं उस अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए जो है अधिक से अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि भी सरकार ने जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है जो जो ऊर्जा की कम खपत करती है। अब अगर सरकार निजी लाभ को देखती तो वो दूसरों को जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं देती, क्योंकि सरकार क्या करती, केवल अपने उद्योगों के अंदर उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती, उसकी लागत कम होती तो कम कीमत के ऊपर जो है अधिक उत्पादन बेच सकती थी और उसके कंपटीटर जो है मार्केट से बाहर हो जाते। लेकिन क्योंकि सरकार का उद्देश्य जो प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए सरकार चाहती है कि सभी जो प्रोड्यूसर है उनको इसका लाभ मिले। इसलिए सरकार जो होती है अपने इनोवेशन को सभी के साथ में शेयर करती है। दूसरा, जो अनुसंधान होता है उसके ऊपर जो है रिटर्न तो देरी से आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अधिक मात्रा में करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को यही कार्य करना चाहिए कि अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए, और जितना ज़्यादा किसी भी इकोनॉमी के अंदर अनुसंधान होगा, उस इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट उतनी अधिक मात्रा में किया जाएगा, क्योंकि जब तक कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब तक किए गए अनुसंधान का वो प्रॉफिट नहीं ले सकते। दूसरा, अगर निजी निवेशक निवेश करते हैं इन्वेस्टमेंट के अनुसंधान के अंदर और वो किसी टेक्नोलॉजी का इजाद करते हैं, तो फिर उस टेक्नोलॉजी का वे केवल खुद ही फ़ायदा उठाते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, और इसकी वजह से जो दूसरे निवेशक होते हैं वो चाह करके भी उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो चाह करके भी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा नहीं दे सकते। तो निजी क्षेत्र के बजाय जो है सार्वजनिक क्षेत्र को अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे, समुद्दीपन, जिसको हम पंप प्राइमिंग बोलते हैं। पंप प्राइमिंग का अर्थ जानिए आप पहले। पंप प्राइमिंग का अर्थ होता है कि सरकार निवेश करती है और उस सरकार के निवेश के कारण जो है प्रेरित निवेश में वृद्धि होती है, यानी निजी निवेशक जो निवेश करने के लिए आगे आते हैं। तो जब सरकार निवेश करती है तो उसका जो है दोहरा प्रभाव पड़ता है। पहला, उसके द्वारा जो है एक देश के अंदर आधारभूत ढांचे का विकास होता है। जब आधारभूत ढांचे का विकास होता है तो निजी निवेशकों के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है, इसलिए वो निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरी बात है कि जब सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, और लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से जो है वहाँ डिमांड का लेवल है वो भी बढ़ता है, और डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतों में वृद्धि होगी, और जब कीमतों में वृद्धि होगी तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर प्रॉफिट बढ़ने लगता है। उस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए जो है निजी निवेशक भी निवेश करने लगते हैं। तो सरकार को जो है पहले निवेश करना चाहिए, विशेष रूप से मंदी की अवस्था में, ताकि उसके कारण जब प्रेरित निवेश को बढ़ावा मिले। तो इसको हम समुद्दीपन या पंप प्राइमिंग बोलते हैं। और ये हमने पहले डिस्कस कर ही लिया कि जो पंप प्राइमिंग का जो तरीका है वो मंदी की अवस्था के अंदर ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। नेक्स्ट, वित्त की उपलब्धता को बढ़ावा देना। कोई भी जो निवेशक होता है वो निवेश तभी कर पाएगा जब उसके पास में पर्याप्त मात्रा के अंदर वित्त होगा। तो ऐसे में जो वित्त होते हैं वो उसके पास वित्त के दो स्रोत होते हैं। पहला आंतरिक स्रोत है कि एक जो निवेशक होता है वो खुद के स्रोत से जो इन्वेस्टमेंट है कर सकता है। आंतरिक स्रोत के अंदर पहला तो आता है अवितरित लाभ, कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने जो है वो सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा, तो जो प्रॉफिट उनके पास से बचा उसको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, जो निगम होती है, उनके पास में जो है निजी कोष भी होता है। तो ये निजी कोष और जो अवितरित लाभ है, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, जितना अधिक मात्रा में वित्त उपलब्ध होगा, उतना ही अधिक जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, निवेश के जो है वित्त के बाहरी स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र है, मुद्रा बाजार है, पूंजी बाजार है। तो अगर वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा के अंदर आसान प्रक्रिया के माध्यम से अगर वित्त उपलब्ध होता है तो उससे जो है निवेश को बढ़ावा मिलता है। आगे, उद्यमियों को उचित प्रशिक्षण। बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उनके पास में पूंजी पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन उनके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती, यानी उन्होंने किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया होता, इसलिए वित्त होने के बावजूद भी वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ऐसे में सरकार को जो है उद्यमियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे जो है उद्यमियों की जो है योग्यता उसमें वृद्धि होगी, इससे उनकी क्षमता में वृद्धि होगी, और जो योग्य और सक्षम उद्यमी होंगे वो नए नए अवसर खोजेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जितने ज़्यादा नए अवसर खोजे जाते हैं इन्वेस्टमेंट को उतने ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो जो उद्यमी है उनको जो है सही समय पर उचित मात्रा के अंदर प्रशिक्षण दे करके भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। आगे, आधारभूत ढांचे का विकास। किसी भी देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए आधारभूत ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब हम फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री के लिए बहुत सारी आधारभूत ज़रूरतें होती है। जैसे उस फैक्ट्री तक जो है सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ तक पर जो है जो पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर जो है ऊर्जा के जो है संसाधन मौजूद होने चाहिए, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो अन्य प्रकार का ऊर्जा का स्रोत हो, बैंकिंग क्षेत्र की भी उसको ज़रूरत होती है। तो जब तक आधारभूत ढांचा विकसित नहीं होगा तब तक एक देश के अंदर जो है इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जिस देश के अंदर आधारभूत ढांचा जितना ज़्यादा विकसित होगा उस देश के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट उतना ही अधिक होगा। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है और ये कार्य जो गवर्नमेंट सेक्टर ही कर सकता है। आगे श्रम कानूनों में सुधार। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिसके अंदर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए कठोर श्रम कानून बनाए गए होते हैं, यानी श्रमिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए होते हैं और जो निगमें होती है वो उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, और अगर वो उल्लंघन करती है तो उनके ऊपर सजा और जुर्माने का कठोर प्रावधान होता है। तो इसकी वजह से निवेशक जो होते हैं वो उन कानूनों से घबरा करके निवेश करना पसंद नहीं करते। तो अगर किसी भी देश के अंदर कानूनों में श्रम कानूनों में सुधार कर दिया जाए तो इसके कारण जो इन्वेस्टर होते हैं उनके जो हित होते हैं वो भी साथ में सुरक्षित होते हैं। तो उनको भी ये लगता है कि अगर कोई विपरीत स्थिति आती है तो उस स्थिति के अंदर जो है श्रम कानून उनके लिए जो वो हानिकारक सिद्ध नहीं होंगे, तो इस अवस्था के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट अधिक करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी कंपनी जो होती है वो किसी भी अवस्था के अंदर श्रमिक को काम से हटाएगी नहीं। अब मान लीजिए मंदी आ गई तो मंदी की अवस्था के अंदर प्रोडक्शन कम हो गया। अब जब प्रोडक्शन ही कम हो गया तो ऐसे के अंदर अगर ये कानून है तो इन्वेस्टर जो है किसी भी श्रमिक को हटा नहीं पाएंगे, उनको जॉब देनी पड़ेगी, उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। अब उनकी मंदी की वजह से उनका सामान नहीं बिक रहा तो पेमेंट कहाँ से देंगे, उनको नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। अब अगर पहले से ही इन्वेस्टर को पता है कि किसी भी देश के अंदर ऐसा कठोर कानून है तो वहाँ पर वो पहले से ही सोच करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो इसलिए श्रम कानूनों में सुधार करके भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। आगे दूसरा जो हमने माना था कि भी एक जो निवेश होता है वो सार्वजनिक निवेश भी होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि भी सार्वजनिक निवेश को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। पहला, करों में वृद्धि। सरकार इन्वेस्टमेंट तभी करेगी जब सरकार के पास में आय होगी, और सरकार के पास में जो आय होती है उसका मुख्य स्रोत जो होते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो सरकार को जो है करों की मात्रा के अंदर वृद्धि करनी चाहिए। तो जब सरकार करों की मात्रा में वृद्धि करती है तो उसकी वजह से सरकार की आय बढ़ेगी, और जब सरकार की आय बढ़ेगी तो सरकार जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। लेकिन सरकार को यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार को केवल उन्हीं क्षेत्रों के अंदर करों को बढ़ाना चाहिए जिन क्षेत्रों के अंदर निजी निवेश की में कमी ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि भी सरकार सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इतनी अधिक मात्रा में कर लगा दे, उससे जो निजी निवेश के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश में कमी आ जाए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, अधिक मात्रा में ऋण लेना। कर की बजाय जो ऋण लेने वाला तरीका है वो ज़्यादा सूटेबल है कि सरकार जो होती है उद्योगों से, जो बैंक होते हैं बैंकों से ऋण ले सकती है। अगर सरकार बैंकों से ऋण लेगी तो उसकी वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन होगा, और क्रेडिट क्रिएशन होगा तो बैंकों के पास में और अधिक मात्रा के अंदर जो है वित्त की उपलब्धता होगी, और जिसको वो और अधिक मात्रा में आगे जो उधार दे करके जो है निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सरकार बैंकों से ऋण ले सकती है, सरकार निजी व्यक्तियों से भी ऋण ले सकती है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास में निष्क्रिय बचतें पड़ी होती है। निष्क्रिय बचत वो होती है जो बचत तो करके रख ली गई लेकिन उसको बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, तो वो पैसा जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकता। तो सरकार ऐसे व्यक्तियों से जो निष्क्रिय रूप से बचतें अपने पास में रखे हुए हैं उनसे भी ऋण ले करके जो है निवेश कर सकती है। तो ऋण लेकर के निवेश करने वाला तरीका जो है वो अधिक सूटेबल है। इसके बाद है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था वो स्थिति होती है जिसमें सरकार जो होती है नए नोट छाप करके जो है अपना जो व्यय है उसको पूरा करती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था के अंदर नए नोट छाप करके भी सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक जो बात मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है वो ये कि भी सरकार इतनी अधिक मात्रा में जो है नए नोटों की सप्लाई ना बढ़ा दे जिससे कि मुद्रास्फीति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर नए नोट छापे जाते हैं तो उससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतों में वृद्धि होने लगती है, और जब कीमतें बढ़ने लगेंगी तो उससे डिमांड में कमी आएगी, और डिमांड में कमी होने के कारण जो है निजी निवेश भी प्रभावित होता है। तो सरकार को जो है एक सीमा में रह करके ही घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाना
चाहिए और इसके माध्यम से जो सरकार को आधारभूत ढांचे में या अन्य क्षेत्रों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये जो तरीके थे जिन तरीकों को अपना करके जो अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ अपना जो ये आज का टॉपिक है ये समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।